मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने विधान परिषद के सभापति जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने उस पर जांच तलब की है और जॉइंट कमेटी प्रशासन की और पुलिस की बनी है जो इस पर जांच करेगी। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। जिसने माहौल खराब किया होगा उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। वक्त वही है, यानी मुकाबले का वक्त है। आज हम मुकाबला में चर्चा करेंगे 47 साल बाद संभल दंगों की खुलती फाइल्स पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 दिसंबर को विधानसभा में संभल में दंगों का इतिहास बताया था और विपक्ष को घेरा था। यूपी के सीएम ने बताया था कि 1978 के दंगों में 184 हिंदुओं की जान गई थी। अब यूपी के गृह विभाग ने संभल पुलिस से 1978 में हुए दंगों की जानकारी मांगी है। इससे कयास लगाया जा रहा है कि सरकार ने 1978 दंगों की दोबारा जांच करने का मन बना लिया है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जिस वक्त दंगा हुआ उस वक्त जनता पार्टी की सरकार थी, जनसंघ भी सरकार का हिस्सा था, तो जांच की बात अब क्यों? आज हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, विनोद अग्निहोत्री और संजय सिंह। साथ ही भाजपा के प्रवक्ता मनीष शुक्ला, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया और हमारे साथ धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य और रशीदी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे। वो तारीख थी 16 दिसंबर। सीएम योगी ने विधानसभा में संभल में दंगों का इतिहास गिनाया था। उसके फौरन बाद एनडीटीवी इंडिया ने बताया था कि संभल में दंगों की जांच होगी। एनडीटीवी की खबर पर मुहर लग गई है। योगी सरकार ने संभल प्रशासन से 1978 में हुए दंगों की जांच रिपोर्ट मांगी है। संभल की पुलिस रिपोर्ट की बात मान रही है, लेकिन जांच की बात को भ्रामक बता रही है। ये एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पे और कई अन्य जगहों पे फैलाई जा रही है कि 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था, संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। संभल में 1978 दंगों की जांच को बीजेपी जरूरी बता रही है, तो विपक्ष तत्कालीन जनसंघ की सरकार का हवाला देकर सवाल खड़े कर रहा है। संभल में बहुत कुछ छुपाया गया था। संभल की खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए हैं और बहुत सारे इतिहास के वो पन्ने खुल गए हैं जिन पन्नों में अत्याचार की, अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार हैं, हत्याएं हैं। और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है। रामनरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और जनसंघ उसके अलायंस में थी। मरहूम कल्याण सिंह जी मिनिस्टर थे। आज के बिहार के जो हमारे गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो उस जमाने में मिनिस्टर थे। 1978 में अगर हिंदुओं के साथ कोई जुल्म हुआ तो आज ये भाजपा के जो नेता अभी भी हैं, तो क्यों खामोश थे? विधान परिषद में मैंने दरअसल 17 दिसंबर को बीजेपी के एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने विधान परिषद में संभल दंगे का मुद्दा उठाया था और सदन के सभापति से दंगे की दोबारा जांच कराए जाने की मांग की थी। जब संभल का विषय सामने आया तो वो चीजें भी निकल के आई, तो हमने मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से
अपनी सरकार से मांग की है अपने सदन के माध्यम से। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने विधानसभा के विधान परिषद के सभापति जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने उस पर जांच तलब की है और ज्वाइंट कमेटी प्रशासन की और पुलिस की बनी है जो इस पर जांच करेगी। 1978 में जब ये दंगे हुए थे संभल में, तब तो जनसंघ की सरकार थी ना, जनता पार्टी की सरकार थी ना। यही लोग तो जो आज जांच कराने जा रहे हैं सत्ता में थे। कांग्रेस विपक्ष में थी 78 में, उसने मांग की थी जुडिशियल जांच की, क्यों नहीं मानी गई थी? आज भी हम कहते हैं जुडिशियल जांच कराओ सन 78। 1978 में संभल में होली जलाने पर दोनों समुदायों में तनाव था। उसी समय अफवाह उड़ी कि एक दुकानदार ने दूसरे समुदाय के शख्स को मार दिया है। इसके बाद दंगे शुरू हो गए। दंगे के बीच कारोबारी बनवारी लाल ने दुकानदारों को अपने साले मुरारी लाल की कोठी में छिपाया था। कारोबारी बनवारी लाल को बहुत बेरहमी से मारा गया था। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता है नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। 1978 में दंगों के 2 महीने तक शहर में कर्फ्यू लगा रहा। उस वक्त जनता पार्टी की सरकार थी। राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे। इस केस में 48 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन सबूत नहीं मिलने पर 2010 में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। मुकाबला में आज का सवाल है, अब तक किसने छिपाए रखा संभल का सच? 47 साल पुराने दंगे की दोबारा जांच से इंसाफ मिलेगा? क्या 184 हिंदुओं की मौत की साजिश का पर्दाफाश हो पाएगा? क्या संभल को सियासी हथियार बनाया जा रहा है? अब मैं सीधे जाऊंगी अनुराग भदौरिया के पास। अनुराग भदौरिया जी, आपके से सबसे पहला सवाल ये होगा, और ये ओपनिंग कमेंट्स पहले आप अपना दीजिए कि किसी भी पार्टी को क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है इस बात पर कि अगर जांच हो रही है, इंसाफ के लिए एक कम्युनिटी की कोशिश हो रही है, तो आपको क्यों ऑब्जेक्शन है? देखिए, हमें किस बात का ऑब्जेक्शन है? मुझे तो इस बात की चिंता होती है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में करना क्या चाहती है। इतिहास के पन्नों को खोल के समाज के अंदर में कौन सा ऐसा माहौल बनाना चाहती है जिससे समाज के अंदर में एक ऐसी राजनीति पैदा हो जिस राजनीति का आज के समाज से कोई लेना देना नहीं है। आज का समाज तो उन्नति चाहता है। आपको याद होगा विवेकानंद जी ने क्या कहा था, या क्या भारतीय जनता पार्टी विवेकानंद जी को नहीं मानती? विवेकानंद जी ने कहा था जिस समाज के अंदर में कट्टरपंथी हो जाए, सांप्रदायिकता की बात होने लगे, वो समझ लो वो समाज में एक जहर की तरह होता है, समाज उन्नति नहीं कर पाता है। आज भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है ना, सनातन की बात करती है लेकिन सनातन को नहीं अपनाती है। सनातन क्या कहता था? सनातन कहता है सभी धर्मों का सम्मान करने वाला है सनातन। सनातन प्रेम की भाषा सिखाता है। सनातन तो दूसरों को भी अपनाने की बात कहता है। तो ये सनातन को नहीं मानते, विवेकानंद जी के आदर्शों पे नहीं चलते। ये किन के आदर्शों पे चल रहे हैं? सत्ता कैसे पाई जाती है वो आदर्श इन्होंने अपना लिया है, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। अरे भाई, आपको जो करना करो, लेकिन मुद्दों पे तो चर्चा करो। सारा दिन आप उसी पे लगे रहते हो। अरे चलो, ये तो 1% काम हो गया, 99% आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए। मनीष शुक्ला से। मनीष जी, नहीं, इससे पूछे 99% महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या पे चर्चा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं? नहीं, एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड और इनसे पूछे, इनके विधायक क्यों इनके खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं? क्यों विधायक कह रहे हैं कि ये सरकार ठीक नहीं, भ्रष्टाचार सरकार है, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, अगर कोई दूसरी सरकार होती मैं घुस भर देता। दूसरे इनके जो अलाई दल है
आशीष पटेल क्या कह रहे हैं, ठीक वही है। कह रहे हैं अपना दल आगे के लोग ये इनका सब विरोध है, आर्ग्यूमेंट्स जो अनुराग भदौरिया जी आप दीजिएगा जब डिस्कशन चलेगा, पहले जरा से उनसे ओपनिंग कमेंट सुन लेते हैं। इधर मनीष की शुक्ला, बातें करके मुद्दों को डाइवर्ट करके 30 सेकंड। ये पुरानी कहानी लाना, अरे पुरानी कहानी लानी है तो आप 1947 के पहले भी आ जाओ। हाँ ठीक है, उसकी बात करेंगे ना। नहीं 1947 में भी आ जाओ ना, अनुराग उसके जी पहले भी आ बात जाओ। करेंगे, पहले ओपनिंग 1941 कमेंट में से आ सुन जाओ, लीजिए। 1942 मनीष में शुक्ला आ जाओ, बोलिए। मनीष जी 1942 में इन्होंने स्क्रीन भारत पर छोड़ो मनीष जी को आंदोलन में लाइए। क्यों नहीं भाग हाँ, लिया था, जो लोग शहीद हुए थे उनकी भी चर्चा हो जाए। तो ये चुप हो जाए, हाँ। ऐसे तो चुप नहीं हो सकते, इतने विह्वल हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं स्टेटस रिपोर्ट मांगने मात्र से। इसी की मानसिकता समझ में आ सकती है कि इन्होंने क्या क्या नहीं बता डाला। संभल पे डिबेट है, संभल में 1978 में 184 हिंदुओं को निर्ममता से मार दिया गया था। उस पर सरकार ने एक विधान परिषद सदस्य के सवाल उठाने पे स्टेटस रिपोर्ट मात्र मांगी, और अनुराग भदौरिया से लेके प्रमोद तिवारी तक, प्रमोद तिवारी से लेके आचार्य विक्रमादित्य, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या संभल को सियासी हथियार बनाया जा रहा है? मैडम ये गलत बात है, आप ठीक से नहीं सवाल। नहीं, मैं आऊंगी आपके पास, पहले ओपनिंग कमेंट्स तो सुन लीजिए। नहीं कतई नहीं, मैं डिबेट छोड़ सकता हूँ, ये बात गलत है। आपने उनसे 5 मिनट पूछा, मैंने मनीष जी शांत हो जाइए। ये 30 सेकंड का सबका ओपनिंग कमेंट्स है। अपना एजेंडा चलाना तो चला लीजिए। नहीं ओपनिंग कमेंट्स था, चलिए बोलिए। 30 सेकंड और 30 सेकंड और ये बीच में टोकिएगा नहीं। हाँ। जितना समय भदौरिया को दिया उससे कम अगर दी तो ठीक नहीं है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए अपना। जलन इतनी हो गई है, इतनी जलन। चलिए बोलिए, बोलने दीजिए ना। वो इधर उधर की बातें करता रहा, आप उसको समय देती रही। आप बोलिए ना मनीष जी, हत्या की बात, मनीष जी बात करिए। 184 हिंदुओं की बात जैसे मैंने कही, आपने सवाल दूसरे से पूछ लिया। यही मानसिकता थी जिस मानसिकता ने 78 में आरोपियों को बचाया। प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, जनता पार्टी की सरकार थी, जनसंघ की सरकार थी, सबको पता था कि सरकार जनता पार्टी की थी, उसमें मुलायम सिंह यादव भी मंत्री थे। न मई जमई बता रहे हैं, न प्रमोद तिवारी बता रहे हैं कि वो सरकार कौन सी थी, उसमें कौन कौन मंत्री थे, जनसंघ की सरकार थी। यही नैरेटिव है, यही मानसिकता थी वो प्रमोद तिवारी यानी कांग्रेस की, ये जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आचार्य विक्रमादित्य जी आपसे सवाल, आप मेरा सवाल सुन चुके हैं। क्या संभल को सियासी हथियार बनाया जा रहा है? क्या इंसाफ मिलेगा? वो जो 184 हिंदुओं की जो हत्या की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। देखिए मारिया जी, एक बात सत्य है, सबसे पहले की हत्या हुई सामने है आप, और उसके बाद मैंने जितना मेरे कुछ मिलने वाले वहां रहते हैं उनको, जहां तक उन्होंने बोला कि जो गवाह थे उन पर प्रेशर बनाकर उनकी गवाही बदलवा और उनको सत्य सामने लाने नहीं दिया गया। ये स्थिति है वास्तविक तौर पर, ये जघन्य अपराध हुआ है। और कौन छुपा रहा है, मुझे बताइए आज कौन छुपा रहा है? भदौरिया जी बैठे हुए थे अभी, जिस प्रकार से बोल रहे थे, अरे भैया अगर आप कह रहे हो सामने वालों की सरकार है तो वो करवा रहे हैं, जांच करा लें दो। लेकिन इनको पता है कि कौन कल्पित है, कौन चोर है, किसको बचाया गया, कौन बचाने वाले थे। यहाँ पर बैठकर एक एक भारत के लोगों को समझ में आता है, भारत के लोग मूर्ख नहीं है भैया। जो जिस प्रकार से पागल बना लिया आप लोगों ने बहुत, अब समय है सब लोगों को सत्य सामने लाने के लिए। सनातन की बात कर रहे थे, सनातन सत्य की बात करता है, सत्य सामने लाने। मौलाना रशीदी जी आपसे सवाल ये है कि अगर इंसाफ की कोशिश हो रही है तो उसमें आपको क्यों परेशानी है? देखिए परेशानी किसी को भी नहीं है, परेशानी किसी को नहीं है, सत्य सामने आना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां परेशानी इसलिए हो रही है कि आप संभल की तो बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर की बात नहीं कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में भी तो दंगा हुआ, उसकी आप बात नहीं कर रहे हैं। 700 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मॉब लिंचिंग कर दी गई, उस पर आप बात नहीं करते। मुसलमानों को कहा जाता है मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, इस पर आप बात नहीं करते। अब जो दो स्टूडियो में को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है 2014 के बाद में, 30 सेकंड जी बोलिए, इस पर सरकार बात नहीं। विनोद अग्निहोत्री जी पहले। देखिए किसी को इंसाफ मिले, न्याय मिले, इसमें किसी को आपत्ति क्या हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि इंटेंट क्या है, वो महत्वपूर्ण है सरकार का। भाई बार बार संभल में 184 लोग जिंदा जलाए गए, जो भी है जैसे मारे गए। 1978 में रामनरेश यादव चीफ मिनिस्टर थे, कल्याण सिंह मुलायम सिंह जी दोनों लोग उसमें मंत्री थे। और मजेदार बात यही है कि आज समाजवादी पार्टी बीजेपी खिलाफ है और बीजेपी सरकार में, विपक्ष में, और दोनों ही सरकार में थे उस समय,
उनके राजनीतिक पूर्वज जो है, और कांग्रेस जो है विपक्ष में थी। अब इस तरह के मामले अगर आप उठाएंगे, ठीक है जांच करिए, जो सवाल है फिर उन पर जाना चाहिए जिन अधिकारियों ने ढंग से जांच नहीं की, जिन्होंने सबूत नष्ट होने दिए या गवाह कैसे मुकरे, इसकी जब जांच होगी तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी जद में आएंगे जो शायद रिटायर हो चुके हैं, नौकरी छोड़ चुके हैं, कहाँ हैं। तो ये मुझे लगता है मामला जो है 2027 तक खींचेगा, और 27 के चुनाव में विधानसभा में, चूंकि एक ध्रुवीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों से हो रही है, तो ये ध्रुवीकरण का नया हथियार बनेगा संभल का मामला, और वो दोनों तरफ से। संजय सिंह, मारिया, इसमें दो चीज है जिसको हमें डिस्टिंक्शन करना होगा। एक है रिव्यू, अगर रिव्यू है कि कहाँ केस गया, कैसे क्या हुआ, और जो चीज़ विनोद कह रहे थे 47 साल में जो कल्प्रिट हैं उनकी भी मान लीजिए कि हम एवरेज एज 20 साल की रखते हैं या उसके पास की, तो उनकी उम्र मतलब आप समझिए कि कहाँ होगी या जिनकी ज़्यादा होगी। दूसरा चीज़ है रीओपनिंग ऑफ केसेस क्या दोबारा खुलेंगे रिव्यू के बाद, अभी वो स्टेज नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में एक यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन है। दूसरी चीज़ है कि ये मुद्दा ऑफ कोर्स पॉलिटिकल मुद्दा है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। एक राजनीतिक पार्टी आती है तो वो अपने कोर कंस्टिट्यूंसी को या सोशल कंस्टिट्यूंसी को बनाने या बचाने या बढ़ाने का कोशिश करती है। इस केस में भी एक तरह से संभल एक ऐसा स्पार्क होकर के आया जो मुद्दा काफी आगे खिंचता चला गया। इसके इम्प्लीकेशंस डेफिनेटली काफी आगे जाएंगे और इस पे काफी। अब विनोद अग्निहोत्री जी, आज जो भाजपा के प्रवक्ता है मनीष शुक्ला, उनसे सवाल पूछिए। नहीं, मनीष जी से मेरा सवाल ये है कि मनीष जी ने जैसे भी कहा कि मुलायम सिंह जी उस सरकार में थे, तो कल्याण सिंह जी भी उस सरकार में थे, तो ऐसा नहीं खाली मुलायम सिंह सरकार में थे, कल्याण सिंह भी थे और भी नेता थे। केंद्र में भी जनता पार्टी में बीजेपी भी, जनसंघ भी थी और समाजवादी भी थे, लोकदल के लोग भी थे। तो अब अगर पूरी जांच, अभी तो स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, आप सही कह रहे हैं कि स्टेटस रिपोर्ट पे इतना हल्ला क्यों? स्टेटस रिपोर्ट मांगने अधिकार है उत्तर प्रदेश सरकार को, पूरी तरह से किसी भी सरकार को है, लेकिन क्या इसी तरह उन मामलों की भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाएगी जो दबे पड़े हैं? क्या मलियाना की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी जाएगी? क्या हाशिमपुरा की स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाएगी? क्या पीलीभीत कांड की स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाएगी? क्या 1984 में कानपुर में जो दंगे हुए थे जिसमें तमाम निर्दोष लोग मारे गए थे उसकी भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाएगी? तो ये एक सवाल है, या सिर्फ संभल पर ही सारा जो है स्टेटस रिपोर्ट होगी? देखिए, दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो मैंने सरकार में कौन कौन शामिल था इसलिए बताया कि प्रमोद तिवारी का स्टेटमेंट आपने चलाया, उन्होंने कहा जनसंघ की सरकार थी। अमित जमई ने कहा कि उसमें कल्याण सिंह थे। भदौरिया जी तो चले गए, न जाने कहा, वो तो मूल मुद्दे पे रहते ही नहीं। तो पहले तो ये कि मिली जुली सरकार थी। दूसरा, जब विधान परिषद विधानसभा में कोई सदस्य सवाल पूछता है तो उसका जवाब सरकार को देना होता है। उस क्रम में सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, लेकिन जिस तरीके से आज डिबेट के दौरान भी नैरेटिव को चेंज करने का प्रयास किया गया, तो 1978 में न सोशल मीडिया था, न मीडिया था, न इस तरह की बातें थी, और समाज में ऐसे लोग ज्यादा संख्या में थे। सरकार तो मिली जुली थी जो 80 में चली ही गई। तो ये मानसिकता भी लोगों के सामने आएगी तमाम इस तरह की जांचों से। अगर बात होगी 84 के जो दंगे हुए थे कानपुर में, उसकी भी जांच हमारी ही सरकार ने कराई, और 1984 में जो 3500 से ज्यादा सिख जला दिए गए दिल्ली में, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोली। उसके 6 साल पहले 78 में दंगे हुए, उसकी स्टेटस रिपोर्ट नहीं आ सकती? 84 की जांच हो तो ठीक है, ये मानसिकता बदलनी चाहिए अभी, लेकिन स्टेटस रिपोर्ट केवल है। और स्टेटस रिपोर्ट के आने से सपा इतनी बौखला क्यों रही है, इतनी परेशान क्यों है, इसी से कांग्रेस और सपा की मानसिकता सामने नजर आती है। 84 के दंगों में कानपुर मामले में सजा कितनों को हुई बताइए? एक कोई एक नाम बता दीजिए जिसमें सजा हुई हो। जांच आपकी सरकार ने कराई, मैं उसी शहर का हूँ। जांच भारतीय जनता पार्टी ने कराई, इसको मान रहे हैं? नहीं, जांच तो भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार नहीं थी, ये मान रहे हैं। सवाल ये है कि जांच तो हो गई। नहीं, देखिए, आप सवाल पूछ ले रहे हैं ना, सवाल मैं आपसे पूछ लूं कहीं अभी 2-3 बातों का। आप 84 पे डिबेट कराइए कानपुर पे, कल हम बैठते हैं, हम पूरी रिपोर्ट लेकर बैठ जाएंगे, हम आपको सही सही बता देंगे। चलिए, अनुराग भदौरिया से सवाल। डाइवर्ट मत करिए, डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं शुक्ला जी। 184 लोगों की हत्या का मामला है, और ये आज संभल पे आज दोषी सामने आए, इस तरह की बात आप करिए। कल कानपुर में डिबेट रखिए, मारिया जी रख ले, और कल हम पूरी स्टेटस लेके हम उस पर भी बात करेंगे आपसे। डाइवर्जन मत करिए। नहीं, डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं महाराज, हम तो सवाल पूछ रहे हैं, हमारा काम, हम सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, अब अनुराग भदौरिया से। अनुराग जी, एक छोटा सा सवाल है कि रिव्यू पे ही कि क्यों आपका पहला ऑब्जेक्शन आता है, इसके बाद अगर बात बढ़ती तो ऑब्जेक्शन आता है?
दूसरा, ये इम्प्रेशन क्यों होता है कि आप आमतौर पे जब भी इस तरह के इश्यूज होते हैं उससे आप कहते हैं कि चर्चा बेरोजगारी पे, महंगाई पे, तमाम चीज़ों पे होनी चाहिए, लेकिन मसलन अक्सर ऐसा होता है कि वो चीज़ें ना आप प्रखरता से लेकर के आते हैं, कम से कम जितना हमें दिखता है विधानसभा के अंदर या बाकी जगह का जो टेलीकास्ट देखता हूँ, यहाँ पे आते ही पहला आप क्यों हर समय ऐसा लगता है कि आप दूसरी साइड पे जा करके उस चीज़ को रोकने का प्रयास करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दरअसल में समाज के मुद्दों पे बात नहीं करती। आपको पता है कि लोग कितनी तकलीफ में हैं महंगाई बेरोजगारी से। इसी को बोल के तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी ना, इसीलिए हम उन्हें बार बार वहां लेके जाते हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दों पे आई, वो शमशान कब्रिस्तान भी बोल के आए थे अनुराग जी, सुन लीजिए, वो भी बोल करके आए थे। हाँ, वो भी बोल रहा हूँ, इसी पे मैं आ रहा हूँ। फिर देखिए इनकी क्या बात होती है कि इनके ही मंत्री हैं एलआई पार्टी के आशीष पटेल, क्या कह रहे हैं सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और किस तरह की बातें कही गई हैं आपको मैं बोल भी नहीं सकता। इन्हीं के एक विधायक हैं गाजियाबाद के, क्या कह रहे हैं, घूस भर देता अगर ये दूसरी सरकार होती, महिला के साथ अन्याय हो रहा है, ये सरकार सुनती नहीं है, वो कह रही है, मेरे शब्द नहीं है। चलवा दीजिए आप उनका वीडियो, आशीष पटेल जी क्या कह रहे हैं, चलवा दीजिए आप। तो जो बात सरकार के खिलाफ बोली जा रही है, सरकार अपने एलआई पार्टी, क्योंकि वो लोग भी वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं, ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आपको हम नहीं, आप स्टेटस रिपोर्ट मंगाइए, कुछ भी कीजिए, हम उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि मुद्दों से क्यों भागते हो आप हमेशा ऐसा मुद्दा क्यों खोजते हो जिसमें आपको एक नफरत की राजनीति को जन्म मिले? आप क्यों जाते हो, आप क्यों आज का युवा जो 21 साल का है, 22 साल का, उसके भविष्य की बात क्यों नहीं करते, उसके आज के प्रेजेंट की बात क्यों नहीं करते? वो कैसे 20 साल का 21 साल का युवा अपने पैरों पे खड़ा हो, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? आपकी कलाई खोलेंगे, साथ अन्याय हो रहा है, उनको कैसे वो बताएंगे, क्यों नहीं करते? आपने क्या मेडिकल कॉलेज खुले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिले, इस पे चर्चा क्यों नहीं करते? अच्छी यूनिवर्सिटीज खुले, लोगों को एडमिशन मिले, अपने पैरों पे बच्चे खड़े होकर अच्छी डिग्री हासिल करें, जाके देश विदेश में नाम रोशन करें, इस पे चर्चा क्यों नहीं करते? कैसे समाज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, कैसे किसान की लागत का मूल्य मिले, किसान कैसे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए? आप यहाँ सोना चांदी के तो दाम महंगे कर रहे हैं, लेकिन किसान के फसल का दाम, उसको लागत का मूल्य नहीं मिलेगा। अनुराग जी, आपने जो पॉइंट्स बोले उसका जवाब तो सुन लीजिए, क्योंकि सवाल ये भी है कि संबल को क्या सियासी हथियार बनाया जा रहा है, वही मैं जानना चाहूंगी मनीष शुक्ला जी से। मनीष जी, आप कहते हैं इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, सब पार्टीज चाहती हैं, यहाँ पर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी चाहते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि 47 साल पुराने दंगे का अगर जांच होगा तो उससे इंसाफ कैसे मिलेगा? इनको इंसाफ नहीं दिलाना है, चर्चा करवानी है, माहौल बनाना है। हाँ ठीक है, पहले उनको बोलने दीजिए, अनुराग जी बोलने दीजिए। मेरे बीच अगर न्याय न मिला हो बीजेपी को तो सरकार स्टेटस रिपोर्ट भी नहीं मान सकती, और मैंने इसीलिए इसको क्लियरिफाई किया कि अगर सदन में कोई सदस्य किसी भी विषय पर सवाल पूछता है तो सरकार का दायित्व है उस सदन को उसके सवाल का जवाब देना। लेकिन भदौरिया जैसे लोगों की मंशा पे सवाल होना चाहिए, ये 46 साल बाद भी दंगाइयों के साथ खड़े हैं, जिन्होंने 184 हिंदुओं की हत्या की। अखिलेश यादव उनको बचाने के लिए ये अनुराग भदौरिया को यहाँ भेजकर बैठा दिया है कि संबल पर ये चाहते हैं कि संबल में जिन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है। आचार्य विक्रमादित्य, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने पॉलिटिशियंस की बात सुन ली, अखिलेश यादव भी कहते हैं कि वो इंसाफ चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इंसाफ ऐसे मिलेगा क्या? नहीं, डिबेट हो तो ढंग से हो। अनुराग भदौरिया जी ऐसे पढ़ के आते हैं, बकरी हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, उसकी 4 टांगे हैं, 2 आंखें हैं, 4 सींग हैं। भाई ये क्या, हर जगह उनका एक ही जगह का एक ही, आप किसी भी चैनल पे चले जाइए, मैं उनके साथ कई जगह बैठता हूँ, वही पता। अभी बोल रहे थे यूनिवर्सिटी, इनको पूछो कितनी यूनिवर्सिटी है यूपी के अंदर, कितनी यूनिवर्सिटी इनको पता है? 88 यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी यूपी में एग्जिस्ट कर रही हैं। आप पता नहीं क्या कहा, क्या डिबेट। अगर मुझे बताइए, हिंदू मर गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं, इनको शिकन तक नहीं है। हिंदू मर रहे हैं, लगातार कट रहे हैं, और तथाकथित तौर पे कोई भी हिंदुओं की बात करने की आया तो इनको बुखार चढ़ जाता है, इनको बुखार चढ़ जाता है। वही ऐसे जो रटा रटा है, जो समाजवादी इनको पाठशाला में बैठ के कायदे की तरफ पढ़ाते हैं, वही हर जगह अपनी बात करनी। अरे हिंदुओं की सुन तो लो महाराज। भदौरिया जी, आप भी हिंदू हो, सनातनी हो, इस देश की संतान हो, कोई भी मर रहा है तो सत्य सामने लाने के लिए दिक्कत क्यों है? विवेकानंद जी ने क्या बोला था शिकागो में, बता दीजिए आप।
विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था यही बता दीजिए। चलिए आप बहुत बड़े हिंदू बताइए। अच्छा चलिए विवेकानंद जी का बता दीजिए। वो तो हिंदू हमको मानते थे। बताइए आप क्या बोला था उन्होंने, क्या बोला था उन्होंने? हिंदू का मतलब, अच्छा हिंदू कैसे लिखा जाता है मालूम आपको? आपको हिंदू का मतलब नहीं पता, हिंदू सनातन का मतलब नहीं पता। ज्ञान हमें अखिलेश यादव और अनुराग भदौरिया सनातन धर्म सिखाएंगे। मतलब क्या है जरा बताइए। सनातन का मतलब बताइए, सनातन का मतलब क्या है जरा बताइए। बताइए पहली बार कब, नहीं बताइए सनातन का मतलब बताइए। चलिए मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, सनातन का मतलब बताइए, बताइए ना। आप ही बताइए, दुनिया देख रही है, पता चले ना सनातन कितना पता है आपको। बताइए सनातन का मतलब बताइए। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ सनातन का मतलब, मैं बताइए। चलिए अभी डिबेट हो जाए। अभी सनातन का मतलब बताइए। बताइए आप सनातन के, नहीं नहीं एक लाइन में सनातन का मतलब बताइए। हमको कुछ नहीं आता है। मंदिर का मतलब बताइए। मंदिर का मतलब जानते होंगे। अरे बात क्या दिक्कत है? हिंदू बने हैं, हिंदू है ना, मंदिर इसलिए का आपको मतलब दिक्कत है। आपको हमेशा मुद्दा घुमाना है। सनातन का पता है ना, आपको हिंदू धर्म के बारे में पता है ना, आपको वेदों के, अच्छा कितने वेद हैं, कितने वेद है जरा ये बता दीजिए। अच्छा कितने वेद है जरा ये बता दीजिए। आपको ना वेदों के मालूम पता है। अनुराग जी अब आप थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के खाली राजनीति नहीं राजनीति कौन कर रहा है वो भी दिख रहा है। राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। लेकिन राशिदी शास्त्र होते हैं ना, शास्त्र किसको बोलते हैं ये बताइए। बताइए शास्त्र किसको बोला जाता है? हमारे जो शास्त्र है ना हिंदू में, बताइए ना। मौलाना रशीदी जी समय में चली जाती हूँ उनके पास, दरअसल उनकी बात सुन लीजिए। मौलाना रशीदी जी, प्रभु राम के बारे में अखिलेश यादव से सीखा जाए और वेदों के बारे में अमीर जमई से सीखा जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। ये केवल संबल पर डिबेट नहीं चाहता है व्यक्ति। लेकिन अगर संबल पर इस तरह का जो डायरेक्शन हो गया है पॉलिटिक्स का, पूरा स्पॉटलाइट यूपी का अब दिख रहा है संभल पर। रशीदी जी, क्या यूपी के मुसलमान अपने ऊपर खुद पर इस तरह का स्पॉटलाइट चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि वो जो मुद्दे जिन पर वो अभी तक सोच रहे हैं, जिस तरह से कि पढ़ाई पर उनका फोकस है, जॉब्स पर उनका फोकस है, नौकरी अच्छी मिल जाए, वो होना चाहिए या संभल पर चर्चा होनी चाहिए? देखिए मरिया जी, एक चीज समझ लीजिए, हिंदुस्तान का मुसलमान जिस अच्छे स्वभाव का परिचय दे रहा है बाबरी मस्जिद का फैसला आने के बाद से अब तक, और जिस स्वभाव का परिचय मुसलमान ने दिया है 700 मुसलमानों को गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग करने के बाद, वो अब उससे पहले कभी नहीं हुआ। मुसलमान बिल्कुल खामोश है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। मुसलमान देख रहा है कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। आप मुझे बताइए, योगी जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो बात करते हैं टीवी के सामने, खाल खींच लेंगे, खाल की खैर मनाए। वो एक संवैधानिक वक्फोर्ड को ये कहते हैं कि साहब ये तो भूमाफिया है। 1954 का जो एक्ट है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है। बीच में बात रखते हो वो आपकी जमीन हो जाती है, आप नहीं कर रहे। भूमाफी का मतलब क्या होता है? भूमाफी का मतलब होता है मैं जाऊं किसी के पास, उस जमीन को कह दूं अपनी है, बस यही तो भूमाफिया होता है। क्यों बोलते हो भाई? तो कानून का डंडा मानना नहीं है, बस क्यों? आप मुझे बताइए ना, संविधान से आप कह रहे संविधान की दुहाई देते हो, न्यायालय के अनुसार चलो ना। आपने नहीं किया क्या? आप मुझे बताओ, वक्फ बोर्ड में मंदिर 1500 साल पुराना मंदिर में जाके आपने बोल दिया कि हमारी मंदिर है। अभी आपके एक भाई साहब है जो मौलवी साहब है, उन्होंने बोल दिया भैया कि जहां पर कुंभ हो रहा है वो जमीन हमारी है। अरे वो रेत है भाई, रेत, वो रेत है, वहां जमीन किसी की नहीं है। आप उनकी तो हिमायत कर लेते बैठ के, उनके लिए सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं सब मुसलमान एक होते हैं, सब मुसलमान जाए ईमान के पक्के हैं। अरे इतने ईमान के पक्के हैं तो मुझे बताओ ना कि जो जमीन जहां पर कुंभ वर्षों से अनंत काल से कुंभ होता हुआ आया है, वो रेत की जमीन गंगा का पाठ है, पाठ, उसके लिए आप कह देते हो। फिर कह रहे हो गलत हो रहा है, नाजायज हो रहा है, लगातार हो रहा है, एक नहीं लगातार सीरीज है। कर्नाटक देख लो, दिल्ली देख लो, दिल्ली का पार्लियामेंट देख लो, दिल्ली का सीबीआई का ऑफिस देख लो, एयरपोर्ट देख लो, हमारा है। विक्रमादित्य जी जरा से उनकी बात तो सुन लीजिए, जरा बात सुन लीजिए। हाँ मैडम आपका नाम भी ठीक नहीं ले रहे वो। हाँ बात सुन, आपका नाम भी ठीक नहीं, ठीक है वो चलिए, उनकी बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। रशीदी जी साहब आप इनसे ये बोलिए, कितने श्लोक हैं पूछिए इनसे। डिस्कशन चल रहा है, पूछिए ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं। हाँ चलिए, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं पंडित जी बता दिए। ऋग्वेद के कितने आपको बताइए। अरे कोई सनातन का डेफिनेशन मांग रहा है, कोई श्लोक की बात कर रहा है, आप लोग डिबेट की बात नहीं कर रहे हैं।
आपको हिंदू धर्म का पता नहीं, हिंदू धर्म की किताबों का पता नहीं, हिंदू संस्कृति का पता नहीं, आप किस तरह की बातें, क्या डिबेट करते हो आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक सवाल फिर से पूछेंगे ये विनोद अग्निहोत्री जी मनीष शुक्ला से। नहीं, मेरी बात पूरी हो जाए, मैं बात पूरी कर लूं। 30 सेकंड में पूरी करिए। मैं तो 5 सेकंड में पूरी कर लूंगा, लेकिन मुझे कोई बोलने तो देना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हमें खुशी है, हमें गर्व है इस बात का कि हम मुसलमान हैं और हिंदुस्तान में हैं। कुछ लोगों की रोजी रोटी चल रही है, कुछ लोगों की सियासत चल रही है हमारे नाम पर। कुछ लोग जो है मुसलमानों को गालियां देकर रोजाना, चाहे वो संवैधानिक पद पर बैठे हो या इस तरह के हिंदू धर्म गुरुओं जो आपने बिठा रखे हैं, ये रोजाना मुसलमानों को गालियां देकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं विनोद अग्निहोत्री जी। विनोद अग्निहोत्री जी। नहीं, मैं तो शुक्ला जी से सवाल नहीं पूछूंगा, मैं दोनों धर्मगुरुओं से पूछूंगा सवाल। जी पूछ लीजिए। क्योंकि शुक्ला जी और भदौरिया जी तो राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे हैं, वो तो अपनी पार्टी लाइन पे बात करेंगे, वो करनी भी चाहिए। मैं आचार्य विक्रमादित्य जी से और मौलाना रशीदी साहब से ये पूछना चाहूँगा कि आप लोग धर्मगुरु, धर्म के मामले में इंसान पहले होता है, हिंदू मुसलमान बाद में है। बेहतर हो रशीदी साहब संभल के लिए इंसाफ मांगे और मौलाना और आचार्य विक्रमादित्य जी मुजफ्फरनगर और मलियाना के लिए इंसाफ मांगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा? या आप लोग भी राजनीतिक पार्टियों की तरह अपनी अपनी बात करोगे खाली? नहीं विनोद जी, मैं तो सब जगह, हम तो सब जगह मांग रहे हैं, इस सब सामने आना चाहिए। जो जघन्य अपराध करने वाला है उसको विश्व दंड मिलना चाहिए, चाहे क्या हिंदू क्या मुसलमान। कौन सा मुझे बताइए धर्मगुरु है किसी गलत व्यक्ति के साथ, जो भी कोर्ट ने दिया उसके साथ खड़ा हुआ जाके कोई सपोर्ट करता है? जाके मुझे बताइए एक व्यक्ति जिसने इस देश के अंदर, मुझे बताइए, सबके सामने जाकर बंबई के अंदर हजारों लोगों की हत्या कर दी, 100 लोग मार दिए, उसके बाद कौन हिमायती खड़े हो गए थे उसके साथ? उसके साथ कौन हिमायती खड़े थे? मुझे इस देश के अंदर मुझे बताइए, एक आतंकवादी मारा जाता है, उसके जनाजे में कौन जाता है? और कोई हिंदू बता दीजिए, किसी गलत व्यक्ति, कोई हिंदू पकड़ा गया, बाबा पकड़ा गया, उसकी सपोर्ट करने कौन गया? कौन गया उसकी सपोर्ट करने? आज रशीदी जी को सोचना चाहिए ना कि हम धर्मी के साथ खड़े हैं या वो अधर्मी के साथ खड़े हैं। मैं कह रहा हूं चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसने भी जघन्य पाप किया है, किसी की हत्या करी है, हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये बात हम कह रहे हैं। रशीदी साहब आपका क्या कहना है जो मैंने सवाल पूछा? आचार्य जी ने तो बता दिया। सर मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं। आपको ये बताइए कि जो आदमी गलत था, जिसने किसी की हत्या की या उसने कुछ भी किया, आतंकवाद किया, जब उसको फांसी दे दी गई और फांसी देने के बाद में उसके जनाजे को सौंप दिया गया मुसलमानों से, तो क्या उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ना उसका अधिकार नहीं है? इनको तो यही ज्ञान नहीं है संविधान क्या कहता है। ये तो बिला वजह हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। संवैधानिक तरीका ये है कि उसको सौंपा जाएगा क्रियाक्रम करने के लिए। हिंदू होगा तो उसको जलाया जाएगा, मुसलमान होगा तो उसको दफनाया जाएगा। धर्मगुरु भी अब पॉलिटिकल लाइंस ले रहे हैं, वो साफ तौर पे अब दिख रहा है, क्योंकि अब इस पूरे इशू पर बस पॉलिटिक्स हो रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। सब लोग, सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को केटर कर रही हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है। जी संजय सिंह जी। मैं बोलूं? हाँ, संजय सिंह जी आप से पूछ रहे हैं। अनुराग जी, आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, ये तो सिद्ध हो जाता है, क्योंकि आपने जहां से डिबेट को ले गए और सनातन की परिभाषा वो सब मांगने लगे, आप डिफ्लेक्ट अच्छा कर लेते हैं। चूंकि बात अभी मुजफ्फरनगर की आ गई, जिस समय मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे उस समय आपकी सरकार थी वहाँ पे, अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। उस समय के प्रक्रिया, क्या आपने जो जांच की, क्या वो सही जांच थी? क्या दंगे में जो लोग मारे गए थे, उनका, जो लोग मरे थे, उनका नाम कभी पब्लिक हुआ? क्योंकि इसमें आरोप एक तरह का ये लग रहा है कि वहाँ पे जितना भाव बाकी लोग के बोलने से निकला कि वहाँ एक पर्टिकुलर, मतलब मुस्लिम जो हैं वो सफरा रहे थे। इनिशियल कैसे दंगा शुरू हुआ उसके बारे में भी तमाम कहानियां हैं। तो देखिए जब आपने जो बोला कि डिबेट शुरू हुई, डिबेट तो अच्छी तरह शुरू हुई, लेकिन एक हमारे साथी हैं आचार्य जी, वो हिंदू का ज्ञान पाठ मुझे पढ़ाने लगे, तो मैंने उनसे पलट के बस इतना ही तो पूछा, और एक मेरे साथी ने पूछ लिया कि ऋग्वेद क्या है, उसमें कितने श्लोक हैं, तो आए बाए तो वो इधर उधर ताकने लगे। एक बार सुनिए, मैं अपनी बात पूरी कह लूं, फिर बीच में टोकने लगे। ऋग्वेद के जिनको ऋग्वेद का ना पता, अच्छा बता ऋग्वेद में, अच्छा सुनिए, मैं सुक्ति कितनी है जरा आप ही बता दीजिए। चलिए मनीष शुक्ला जी, ऋग्वेद में कितनी सुक्तियां हैं, कितनी सुक्ति ऋग्वेद में जरा बता दीजिए। ऋग्वेद में कितनी सुक्ति है जरा बता दीजिए। सामवेद में कितने श्लोक हैं जरा बता दीजिए। सामवेद में कितने श्लोक हैं आपको नहीं पता। ऋग्वेद
वेद में कितने सूक्ति हैं आपको नहीं पता, फिर आप किस ऋग्वेद की बात कर रहे हैं जरा बताइए। हम जानते नहीं हैं ऋग्वेद का, मैं दे रहा हूं आया हूँ अपने जीवन में अपने परिवार से ऋग्वेद में श्लोक है, 10,600 ऋग्वेद में श्लोक है, 1028 सूक्तियां हैं। और आपको भी बता दें, सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए, आप इधर उधर हल्ला मत मचाइए। नहीं, लेकिन ये जो डिबेट, ये जो मुकाबला था आज, वो कम्प्लीटली डिफरेंट इशू पर था। आप लोग ने पूरा डिफ्लेक्ट कर दिया है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारा एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे।